गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, एनर्जी रिटेन कंट्री सर्च यार्ड, जिसका हमने पहला पैरा पढ़ लिया था। आइए हम इसको रिवाइज करें तो फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लूविंग हर्ट विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स वेरी वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। कह रहे जो कर्फ्यू बताए थे, गिरजाघर की घंटी जब शाम की घंटी जब बजती है तो जिससे ये अनाउंस होता है कि शाम हो गई है। और द लूविंग हर्ड, जब शाम घंटी बज जाती तो जो चारागाह में चरने वाले जो पशु होते हैं वे भी अपने घर धीरे धीरे चलने लगते हैं घर की तरफ। और उसके बाद जो प्लो मैन मेन नहीं, ये मैन मतलब एक ही किसान है, तो किसान भी दिन भर खेतों में काम करने के बाद वो थक जाता है, इसलिए वो भी वापस लौटता तो वो थका ही हुआ होता, तो इसलिए वो भी धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर की तरफ चलता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। पोएट करें, अब इस कब्रिस्तान में केवल अंधेरा और पोएट ही बचे हैं और इस कब्रिस्तान में कोई नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे बीनीथ दोज रस्ड एल्म्स दैट योर ट्री शेड्स where heaps the turf in many a moldering heap। कह रहे हैं each in his narrow cell forever laid the rude forefather of Hamlet sleep। कह रहे हैं कि रज, देखिए पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। कहते हैं बीनीथ मतलब नीचे हो जाएगा, रज मतलब होता है भद्दे या पुराने, एल्म्स मतलब एल्म्स एक वृक्ष है, यो ट्रीज, यो भी एक वृक्ष है जो सदाबहार है। कह रहे हैं कि बीनीथ नीचे इन सदाबहार यो वृक्ष और एल्म्स वृक्ष की छाया में, वेयर जहाँ पर है उगती हीप्स मतलब उगती हैं, टर्फ मतलब घासें, इन मेनी बहुत सारे, मोल्डरिंग मतलब ढहती हुई, जैसे हीप मतलब ढेर, हीप मतलब क्या हो जाएगा ढेर, जैसे कोई मिट्टी कहीं पे ढेर मिट्टी का ढेर पड़ा है तो वो हवा से या तो पानी से वो ढरकने लगता है ना, ढरकने लगता है। और इसी तरह उनका कब्र भी है, क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उनके कब्र पे कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं बना है, ना ही कोई उनके कब्र पर कोई बिल्डिंग है, कोई महल भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनके कब्रों पे महल बने हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग थे इनकी कब्रों पर कोई एक ईंट भी नहीं है, ठीक है। इसलिए उनके जो भी कब्र हैं वो उनकी मिट्टियाँ ढहती रहती है और मिट्टियों पे क्या उग गया है, घास से भी उग गई है। तो वही कह रहे हैं कि इन पुराने वृक्षों के नीचे जो उनका कब्र है, उन गरीब विलेजर्स का, उनके कब्रों पर घास भी उग गई है और उनके कब्र की मिट्टी भी ढह रही है। ईच इन हिज सैरो सेल, नैरो मतलब होता है सकरा, सेल मतलब कोठरियाँ, मतलब देखो क्या होता है सकरा, आप लोगों ने कब्र देखा ही होगा, जो कब्र होते हैं बहुत ही सकरे होते हैं। तो कह रहे हैं फॉर एवर लेट द रूड मतलब अपने अपने कोठरियों में सो गए, लेट गए हैं। द रूड फोरफादर, रूड मतलब होता है असभ्य, लेकिन यहाँ पे हम असभ्य नहीं कह सकते, यहाँ पे अशिक्षित कह सकते हैं, यहाँ पे ग्रामीण कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अनजाने, मतलब कोई उनका रिकॉग्नाइज, कोई पहचान ही नहीं रहा है ना, असभ्य नहीं कहेंगे, मतलब वो शिक्षित ही नहीं थे तो उनका कोई पहचान ही नहीं बन पाया, उनके प्रति सिंपैथी है राइट पोएट की। फिर उन ऑफ हैमलेट गांव के जो पूर्वज हैं, जो ग्रामीण अनपढ़ पूर्वज थे, वे अपने अपने छोटे छोटे कोठरियों में हमेशा के लिए सो गए हैं। एल्म्स वृक्ष के नीचे उनके जो कब्र है, उन कब्रों पर मिट्टियाँ ढरक रही हैं और मिट्टियों पर घास जम गए हैं, और प्रत्येक जो ग्रामीण है वो अपने अपने सेलों में, अपने अपनी कोठरियों में हमेशा के लिए सो गए हैं। आगे देखते फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका रेफरेंस क्या लिखेंगे, आप लोग रेफरेंस तो आप लोग लिख के दिखाएंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि इस पोएम में आपको क्या सुनना है, इस पोएम में क्या है कि इसमें जो भी ग्रेव्स है उनका वर्णन है ना, जो भी कब्र है उसका वर्णन है ना, तो इसमें क्या कहेंगे, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ग्रेव्स, जो ग्रेव उसका कंडीशन बता रहा है,
कंडीशन ऑफ ग्रेव्स ऑफ द पुअर विलेजर्स, मतलब उन पुअर विलेजर्स के ग्रेव का वर्णन इसमें किए हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं जल्दी जल्दी। कह रहे हैं द पोइट सेज दैट द फोरफादर ऑफ विलेज लाई बरीड इन द सिंपल ग्रेव्स। कह रहे हैं जो फोरफादर हैं, जो पूर्वज हैं, जो मर गए हैं, कौन, गांव के जो पूर्वज हैं वो दफनाए गए हैं कहाँ पे, उनका जो ग्रेव है, उनका जो कब्र है वो बहुत ही साधारण है, सिंपल ग्रेव में वो दफनाए गए हैं। दिस ग्रेव्स आर अंडर द रफ एल्म ट्रीज और अंडर द शेड ऑफ द यो ट्री। कह रहे हैं इनके कब्र किन की छाया में है, या तो ये उस पुराने भद्दे एल्म वृक्ष की छाया में है, या उस सदाबहार यो वृक्ष की छाया में इनके कब्र बने हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद कह रहे हैं द सॉइल मतलब मिट्टी, द सॉइल ऑफ ग्रेव इज लूज एंड ब्रोकन ना। कह रहे हैं जो उनकी कब्र की जो मिट्टी है वो बहुत ढीली ढाली है और टूटी हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ मोल्डरिंग, और इसके कारण वो ढरक रही हैं। द ग्रेव्स ऑफ पुअर विलेजर्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड ग्रास। उनके जो ग्रेव है, इन पुअर विलेजर्स के ग्रेव है जो किससे कवर्ड हो गए हैं, जंगली घासों से जम गए हैं या ढक गए हैं। अब पोएट क्या कह रहे हैं, पोएट सेज इन दिस कह रहे हैं कि इन दीज ग्रेव्स द पुअर एंड अननोन विलेजर्स आर बरीड फॉर एवर। पोएट कह रहे हैं कि जो इन कब्रों में जो ग्रामीण थे, पुअर गरीब और अननोन अनजाने ग्रामीण थे, वो हमेशा के लिए सो गए हैं। दे विल नेवर वेक अप फ्रॉम देयर नैरो रूम, और वे कभी भी अपने उस नैरो रूम से कभी भी नहीं उठ सकते हैं। आइए अब हम आगे देख लेते हैं क्यों नहीं उठ सकते हैं। अब कौन कौन उनको नहीं उठा सकता है ये अगली वाली कड़ी में बताया जा रहा है कि द ब्रीजी ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shade, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. ब्रीज, जो सुबह सुबह की हवा बहती है उसे ब्रीज कहते हैं ना। इसेंस सुगंधित, ब्रीदिंग हवा, मॉर्न मतलब सुबह की जो स्वच्छ और ताजी सुगंधित हवा बहती है, वो बहती है तो इनका इफेक्ट उन पे कुछ नहीं पड़ता। कि इन पे कुछ नहीं पड़ सकता है, उन ग्रामीण पे जो मर चुके हैं, अब ना ही उनको सुबह की ये स्वच्छ ताज़ी हवा उनको उठा सकती है उनके कब्रों से, अर्थात उन्हें जीवित नहीं कर सकती। कौन नहीं जीवित कर सकता है? द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम स्ट्रा मतलब तिनके बिल्ड, तो कह रहे और ना ही अपने तिनके से बनी हुई घोंसले से ना, स्ट्रा बिल्ट से, ना ही अपने तिनके से बनी घोंसले से। स्वालो एक अबाबिल पक्षी है, ट्विटरिंग मतलब, और जो स्वालो पक्षी है वो चहचहा रही है तिनके से बने घोंसले में, लेकिन इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? ये सब चीज़ें अब उन फोरफादर्स को, पुराने गरीब फोरफादर्स को नहीं उठा सकती हैं उनके कब्रों से। द कॉक श्रिल क्लैरियन, सुबह सुबह क्या होता है, जो मुर्गे लोग होते हैं वो सुबह सुबह चिल्लाते हैं, कुकड़ुकू करते हैं, जिससे सारे लोग उठ जाते हैं। लेकिन मुर्गे की इस कुकड़ुकू तेज कुकड़ुकू भी अब उनको नहीं उठा सकता है, और ना ही द इकोइंग हॉर्न, इको मतलब गूंज होता है और हॉर्न मतलब वो बिगुल होता है जो शिकारी लोग बजाते कर, और ना ही शिकारियों के बिगुल भी उन्हें उठा सकते हैं। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, अब ये सारी चीज़ें उनको उनके बेड से, उनके बिस्तर था, उनके कब्र से उन्हें नहीं उठा सकते। कौन कौन उन्हें नहीं उठा सकता है? पोएट कह रहे हैं कि जो अब सुबह की जो सुगंधित ताज़ी हवा बह रही है, ना ही वो उठा सकती है उनको, ना ही तिनके के घोंसले से तिनके के बने हुए घोंसले से जो अबाबिल चिल्ला रही है, चहचहा रही है, उसकी आवाज़ भी अब उन ग्रामीणों को नहीं उठा सकती, और ना ही मुर्गे की तेज़ ध्वनि भी उनको उठा सकती है, और ना ही शिकारियों के बिगुल की तेज़ आवाज़ अब उन फोरफादर्स को कभी नहीं उठा सकती हैं। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देम, मतलब उनके बेड से, उनके कब्रों से अब उन्हें कभी भी नहीं उठा सकते हैं। आइए हम इसका जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं अब इसका रेफरेंस आप लोग लिख लेंगे, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसमें भी
इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, फिर इसका रेफरेंस तो लिख ही लेंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोग रेफरेंस लिख के दिखाया नहीं हमें, रेफरेंस लिख के ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। देखिए, इन दीज लाइन्स द पोएट सो सिंपैथी फॉर डेड फोरफादर ऑफ हैमलेट विलेज ना। हैमलेट विलेज के जो फोरफादर्स थे उनके बारे में इनकी सिंपैथी है, और ये बता रहे हैं कि ये अब कभी भी नहीं उठ सकते हैं, ठीक है। अब देखो पोएट इसका एक्सप्लेन से कहेगा, द पोएट सेज दैट द पुअर फोरफादर ऑफ विलेज आर टेकिंग परमानेंट रेस्ट इन देयर स्मॉल ग्रेव्स। कह रहे हैं जो फोरफादर थे, ग्रामीण फोरफादर थे, फोरफादर मतलब पूर्वज, जो गरीब ग्रामीण पूर्वज थे, वे अपने हैमलेट गांव के जो पूर्वज थे वे अपने छोटे छोटे कब्रों में, छोटी छोटी कोठरियों में हमेशा के लिए सो रहे हैं, अर्थात हमेशा के लिए विश्राम कर रहे हैं। नाइदर नो वन कैन ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। कहना अब कोई भी उन्हें वापस जीवन, नो वन कैन ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, अब उन्हें कोई भी जीवित नहीं कर सकता है, ना ही कौन जीवित नहीं कर सकता। नाइदर ब्रीजी विंड ऑफ मॉर्निंग कैन ब्रिंग देम बैक, ना ही उन्हें सुबह की सुगंधित हवा उन्हें वापस उठा सकती है, नॉर ना ही ट्विटरिंग ऑफ स्वालो कैन अवेक देम, और ना ही स्वालो पक्षी की जो चहचहाट है वो भी उन्हें उठा नहीं सकती है। कॉक्स आर क्राइंग बट देयर इज़ नॉट एनी इफेक्ट ऑन देम। मुर्गे चिल्ला रहे हैं लेकिन उनका उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। और पोएट आगे कह रहे हैं कि क्या होता है, हंटर्स और हंटर्स का जो बिगुल होता है, नॉर हंटर्स बिगुल कैन वेक अप, अर्थात नॉर हंटर कैन मेक देम अलाइव, नॉर हंटर्स बिगुल कैन मेक देम अलाइव बिकॉज दे आर डेड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। इसके बाद भी नहीं आया तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।